चैप्टर 4 सकारात्मक प्रभाव डालने की 6 सशक्त तकनीकें। चित्र देखें। खराब प्रभाव डालने के 2 श्रेष्ठ तरीके। पहला प्रभाव यानी फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए आपको दोबारा अवसर नहीं मिलता है। शायद आपने अपनी दादी से यह सुना होगा और यह बताने के लिए उन्हें कंप्यूटर यंत्रों की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी, जिनके अनुसार 4 मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90% राय बना लेते हैं। या यह कहें कि लोग तत्काल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं, जिनमें आपकी उम्र, आय, शिक्षा, अधिकार, मित्रता और विश्वसनीयता सम्मिलित है। वे तो यहाँ तक निर्णय ले लेते हैं कि बिना कोई गारंटी लिए आपको कितना रुपए उधार दिया जा सकता है। सौभाग्य से इनमें से 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है। ये हैं आपका हाथ हिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान। तकनीक पहला, हथेली की शक्ति। हमारी देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के सर्वाधिक सशक्त संकेतों में से एक है हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति द्वारा प्रयोगकर्ता को अधिकार और मौन प्रभुता मिल जाते हैं। हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और हथेली बंद करके नोकदार तर्जनी। हर स्थिति में शक्ति के अंतर को हम इस उदाहरण में दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आप अपनी आवाज का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तथा चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं। केवल आपकी हथेली की स्थिति बदल जाती है। ऊपर की ओर हथेली, चित्र ए, अभयदान का संकेत है और इस प्रार्थना पर जिस व्यक्ति से जगह बदलने के लिए कहा जा रहा है वह भयभीत महसूस नहीं करेगा। यह संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है। जब गुफा मानव इसके द्वारा यह बताता था तो उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। चित्र ए, आत्मसमर्पणकारी। चित्र बी, प्रबल। चित्र सी, आक्रामक। जब आपकी हथेली नीचे की ओर मुड़ी होती है, चित्र बी, तो आप तत्काल अधिकार जताना चाहते हैं। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वह आपकी बात का बुरा भी मान सकता है, खासकर तब जब उन्हें लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं और हथेली को लगातार नीचे की ओर रख रहे हैं तो श्रोता आपको नकार देंगे। चित्र सी में बताई गई उंगली एक तरह की प्रतीकात्मक छड़ी बन जाती है, जिसके माध्यम से वक्ता श्रोता को प्रतीकात्मक रूप से पीटकर उससे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। उंगली दिखाना सबसे अधिक चिढ़ाने वाला संकेतों में से एक है, विशेषकर तब जब श्रोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की लय बना रहा हो। नीचे हथेली और उंगली दिखाने के संकेत पर किए गए शोध से पता चलता है कि श्रोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ताओं को अधिक आक्रामक, शक्तिशाली, घमंडी या अक्खड़ बताते हैं और वक्ताओं द्वारा क्या कहा गया यह ठीक से नहीं बता पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रोता तो वक्ता के दृष्टिकोण के बारे में ही निर्णय ले रहा होता है और उसकी बात को ठीक से सुनता ही नहीं है। अगर आपको उंगली उठाने की आदत है तो प्रयास करें कि आप हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थिति का अभ्यास करें। आप पाएंगे कि स्थितियों के सम्मिश्रण से आप अधिक आरामदेह माहौल बना सकते हैं और अपने श्रोताओं पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तकनीक 2, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना गुफा मानव युग का अवशेष है। जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ आगे करके हथेलियां ऊपर करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हथियार नहीं पकड़ा या छुपाया है। हवा में हथेलियां उठाने का यह संकेत सदियों संशोधित हुआ है और एक हथेली उठी हुई या हृदय पर हथेली जैसे बहुतेरे संकेतों में बदल गया है। इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हथेलियों को हिलाना। यह मुलाकात के प्रारंभ और अंत दोनों वक्त होता है। सामान्यतः हाथ 3 से 5 बार मुड़ते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी आदेश में हथेली ऊपर और हथेली नीचे की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों स्थितियों की प्रासंगिकता खोजें।
कल्पना कर लें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है। 3 मूलभूत प्रतिक्रियाओं में से एक संप्रेषित होगी। पहला, अधिकार। यह व्यक्ति मुझ पर हावी होने का अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है। बेहतर होगा कि मैं चौकस रहूं। दूसरा, समर्पण। मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूं। यह वही करेगा जो मैं चाहूंगा। तीसरा, समानता। मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं। हम दोनों की खूब जमेगी। यह प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संप्रेषित होती हैं। अधिकार संप्रेषित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं ताकि आपकी हथेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। आवश्यक नहीं है कि आपकी हथेली बिल्कुल नीचे फर्श की ओर ही रहे। हो सकता है कि यह दूसरे व्यक्ति की हथेली से तुलनात्मक रूप से नीची रहे और इससे यह सिद्ध होता है कि आप सामने वाले को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। 54 सफल वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के समूह के अध्ययन से यह बात सामने आई कि न केवल उनमें से 42 ने हाथ मिलाने की पहल की, बल्कि हाथ मिलाने के प्रबल नियंत्रण का भी प्रयोग किया। हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आक्रांत करने वाली लग सकती है। यह पुरुषों द्वारा ही अधिक इस्तेमाल की जाती है। चित्र 1, नियंत्रण लेना। चित्र 2, नियंत्रण देना। ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते अपनी पीठ के बल लेटकर और आक्रमणकर्ता को अपना गला दिखाकर अपना समर्पण दर्शाते हैं, अधिकारपूर्ण हाथ मिलाने से उल्टा है अपनी हथेली को ऊपर की ओर रखना। यह विशेष तौर पर तब प्रभावकारी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को नियंत्रण देना चाहते हैं या उसे यह समझाना चाहते हैं कि वह नियंत्रण में है। इसके द्वारा यह भी जताया जा सकता है कि आप आक्रांत हो सकते हैं। हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए? हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के 2 नियम हैं। पहला, अपनी हथेलियों को सीधे रखें, न कि अधिकारपूर्ण मुद्रा में, न ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान। इससे हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। दूसरा, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। चित्र, समानता। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलवाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोणों में भी कई तरह के सामंजस्य करने पड़ेंगे। हाथ मिलाने की इस शैली में न कोई विजेता होता है, न ही पराजित, और न ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखा सकता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम निर्णयकारी होते हैं। हाथ ऐसे न मिलाएं। नए लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवादन न करें। हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रगाढ़ता की भावनाएं संप्रेषित करना होता है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है। उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय हैं, या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाना चाहिए। चित्र, नए लोगों से हाथ मिलाते समय दोनों हाथों का प्रयोग न करें। तकनीक 3, बाएं हाथ में सामान पकड़ना। यह तकनीक पहली नज़र में साफ दिख जाती है, पर बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज, ब्रीफकेस, पर्स या ग्लास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा करने के लिए भी दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ रखा है, तो आपको अपने कोल्ड ड्रिंक को अपने बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें और किसी के जूते पर एक बूंद भी न गिरे, तो भी नए व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है और उसके लिए यही आपका पहला प्रभाव होता है, ठंडा और गीला। अगर आप दाएं हाथ में दस्तावेज पकड़े हों, दरवाजा खोलने, कुर्सी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं, तो आपके हाथ से दस्तावेज गिर सकते हैं और आपको मूर्ख समझा जा सकता है। तकनीक 4, मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौती प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है, पर आपको काटता नहीं है। मुस्कुराने का उद्गम एक तुष्टीकरण संकेत के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपांजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं। इस संकेतों में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे,
लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में, आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। तकनीक 5, क्षेत्रीय सम्मान। हम में से हर एक के शरीर के चारों ओर दूरी का एक बुलबुला होता है, जिसे व्यक्तिगत स्थान, पर्सनल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी जिसमें वह व्यक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पर, अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों से आते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर यानी 18 इंच होती है और इसीलिए बिना डर की स्थितियों या सहज सामाजिक स्थितियों में वे 1 मीटर दूर खड़े रहते हैं। चित्र 1, अधिकांश अंग्रेजी भाषी शहरों में खड़े होने की दूरी। यूरोप, भूमध्य सागर और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में व्यक्तिगत स्थान आवश्यकता 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं, जिसे अधिकतर पश्चिमी देशों में घुसपैठ करने वाला समझा जाएगा। चित्र 2, भूमध्य सागरीय देशों में खड़े होने की दूरी। चित्र 2 में अगर दोनों लोग भूमध्य सागरीय देशों से हैं, तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहजता का अनुभव करेंगे। पर अगर इनमें से एक लंदन का हो और दूसरा रोम का, तो लंदन वासी शायद यह समझेगा कि सामने वाला अधिक प्रगाढ़ता या आक्रामकता का प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास जाते हैं, सामने वाला थोड़ा पीछे हट जाता है, तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास न करें। इसके द्वारा वह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना व्यक्तिगत स्थान चाहिए। एक बहुत संवेदनशील विषय। अंग्रेजी न बोलने वाली कई संस्कृतियों में स्पर्श को संप्रेषण की सशक्त अभिव्यक्ति माना जाता है और इन संस्कृतियों में यह प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। इस तरह के मामलों में आपकी रणनीति बिल्कुल आसान है। जितनी बार आपको छुआ जा रहा है, उतनी ही बार आप स्पर्श को लौटाएं। अगर सामने वाला आपको नहीं छू रहा है, तो आप भी उसे न छुएं। उदाहरण के तौर पर, अगर वह व्यक्ति इतावली या फ्रांसीसी हो और लगातार आपको छू रहा हो, तो आपको भी उसे छूना पड़ेगा, अन्यथा वह यह सोच सकता है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। तकनीक 6, सफलता के लिए पोशाक। कपड़े आपका शरीर का 90% तक हिस्सा ढकते हैं और इसीलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है। आपके कपड़ों से आपकी विश्वसनीयता, योग्यता, अधिकार, सामाजिक सफलता व व्यावसायिक स्थिति का अनुमान भी लगाया जाता है। हालांकि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलुओं का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं, फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फार्मूला बता देता हूँ। इस क्षेत्र में महिलाओं से अधिक गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास पुरुषों की अपेक्षा पोशाक की अधिक शैलियाँ, रंग व डिजाइन होते हैं। हालांकि अधिकांश पुरुषों के पास कम चुनाव मतलब कम कपड़े होते हैं, फिर भी अधिकांश पुरुषों के पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रख सकें। आदमी और सर्कस के जोकर में क्या अंतर होता है? जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए है। इसके अलावा 8 में से एक पुरुष लाल, नीले या हरे रंग के प्रति रंग अंधत्व का शिकार होता है। उचित व्यावसायिक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है। आपका संभावित ग्राहक आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है? उनकी राय में विश्वसनीय, खुशमिजाज, अधिकारपूर्ण, समझदार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, स्कर्ट, जूते, घड़ी, मेकअप या हेयर स्टाइल चुनना चाहिए? उनकी राय में, आपकी राय में नहीं। याद रखें, आपके संभावित ग्राहक का विचार अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चयन करें। यह हर इलाके में अलग होता है और जलवायु के मान से पोशाक की शैलियाँ भी बदलती हैं, पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की मानक वेशभूषा के मापदंडों के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा चुनें। कुछ लोग कहेंगे, पर रिचर्ड ब्रांसन और बिल गेट्स को देखिए, वे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं मानो अभी हवादार सुरंग में से निकलकर आ रहे हों।
ये लोग अपवाद हैं, नियम नहीं। अगर हम सब इन्हीं की तरह कपड़े पहनने लगे तो दूसरे हम पर विश्वास करना या हमारा अनुसरण करना बंद कर देंगे। अगर आप दुनिया के सबसे सफल नेताओं और बिजनेसमैन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वेशभूषा स्तरीय होती है और यही सबसे सुरक्षित मानक है। अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से अपने कपड़ों का चयन करके स्वयं की राह में बाधा खड़ी न करें। अपने संभावित ग्राहक की अपेक्षाओं के हिसाब से कपड़े पहनें। अपने संभावित ग्राहक की तरह के कपड़े पहनने से वे आरामदेह तो अनुभव करेंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आपका अनुसरण करना चाहेंगे।